स्टूडेंट हमारे पास ना कुछ मेथड हैं जिसकी मदद से ना हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ये 5 मेथड हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, डिफरेंशियल मेथड है, हाफ लाइफ मेथड है, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस है। लेकिन इनमें से 3 बस हमारे बुक में इनके नाम ही आए हैं, इन मेथड की डिटेल नहीं है। तो ये 3 आपने बस नाम ही याद करने हैं। लेकिन 2 ऐसे मेथड हैं जिनकी डिटेल है, एक हाफ लाइफ मेथड, एक मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। ये हम डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको ये सिखाया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। तो ये चंद एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन्हें करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेजर किया जाता है। तो हाफ लाइफ मेथड से शुरू करते हैं। हाफ लाइफ मेथड का एक फार्मूला है ऑर्डर निकालने का, n = 1 log T1/T2 log A2/A1। ये पहली कंसंट्रेशन, दूसरी कंसंट्रेशन, पहली कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ, दूसरी कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ। आपको ये तमाम वैल्यूज़ गिवन दी जाएंगी, आपने फार्मूले में अप्लाई करना है और ऑर्डर निकाल देना है। लेकिन इसका आने का चांस बहुत कम है, नो चांस। वजह यह है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। आपको डिवाइड करके फिर उसका लॉग लेना पड़ता है, इन्हें डिवाइड करके उसका लॉग लेना पड़ता है। तो इसका आने का चांस कम है, फिर भी आपने फार्मूला याद करना है। अब आप फिर ऑर्डर हाफ लाइफ से निकाल लेंगे कैसे, तो ये हमने पहले सीख लिया है। जब भी हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्ट आए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। जब भी हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट हो इनिशियल कंसंट्रेशन ए पे, फर्स्ट ऑर्डर। जब भी हाफ लाइफ इन्वर्स हो इनिशियल कंसंट्रेशन के, इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाएं, हाफ लाइफ कम हो जाए, सेकंड ऑर्डर। जब भी हाफ लाइफ इन्वर्स हो इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के, थर्ड ऑर्डर। तो ये ऐसे ही याद रखना है और ऐसे ही आपको स्टेटमेंट दी जाएंगी, आपने ऑर्डर बताना है। फॉर एग्जाम्पल, बाय डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन, जब इनिशियल कंसंट्रेशन डबल कर दी गई, हाफ लाइफ बिकम हाफ, तो हाफ लाइफ आधी रह गई। ये डबल करने पे ये आधी रहेगी, तो क्या रिलेशन बन रहा है, इन्वर्स बन रहा है कि ये डबल हुई तो ये आधी, ये डबल हुई तो ये आधी। तो ये रिएक्शन क्या होगा, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो आपने ऐसे इसे जज करना है। बाय डबलिंग इनिशियल कंसंट्रेशन, जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन डबल की, हाफ लाइफ बिकम डबल, वो भी डबल होगी। भाई एक डबल करने से दूसरी डबल हो रही है, तो क्या है, डायरेक्ट है। ये रिएक्शन क्या होगा, जीरो ऑर्डर होगा। बाय डबलिंग इनिशियल कंसंट्रेशन, जैसी कंसंट्रेशन डबल की, हाफ लाइफ रिमेन सेम, भाई उस पर कोई असर ही ना हुआ, तो कौन सा है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के। बाय डबलिंग इनिशियल कंसंट्रेशन, जैसी कंसंट्रेशन डबल की, हाफ लाइफ रिड्यूस 4 टाइम, वो 4 गुना कम हो गई। तो ये इनिशियल के स्क्वायर के बराबर है कि डबल करने पे 4 गुना कम हुई। ये है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह आपने इसे गैस किया करना है। स्टूडेंट, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस में आपको एक डेटा गिवन दिया जाएगा और इस डेटा की मदद से आपने रेट इक्वेशन बनाया करनी है और फिर ऑर्डर निकाला करना है। तो पहले एक्सपेरिमेंट में देखें, हमारे पास ए की कंसंट्रेशन है, बी की कंसंट्रेशन है और रेट खुद गिवन दिया गया है। आपने सबसे पहले कोई ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट पिक करने हैं जिसमें किसी ए केमिकल की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो और दूसरे की डबल हो रही हो। तो देखें, इसमें पहले 2 में ए कांस्टेंट है, बी डबल हो रहा है और आपने रेट देखना है। रेट पे क्या असर पड़ा, भाई सेम है। तो इसका मतलब है कि बी के डबल होने से रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप ये पहली स्टेटमेंट बना लेंगे, रेट डायरेक्ट है बी की पावर के 0 पे, क्योंकि बी की पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये ज़ीरो ऑर्डर है बी के लिहाज से। अब हम देखते हैं एक और एक्सपेरिमेंट। पहले और तीसरे में देखें, अब आपने बी को कांस्टेंट करना है। तो पहले तीसरे में बी कांस्टेंट हो रहा है और पहले तीसरे में ए क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो पहले और तीसरे में रेट देखें, जब आपने ए को डबल किया, बी को कांस्टेंट रखा, तो रेट क्या हो गया, 5 से, ये 5 10⁻³ था, तो 10 10⁻³ इसे डबल हो गया। तो आप कह सकते हैं रेट डायरेक्ट है ए की कंसंट्रेशन के। आपने जैसे ही ए को डबल किया, रेट भी डबल हो गया। इसमें मतलब मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस में करना क्या होता है, आपने ए केमिकल को कांस्टेंट रखना होता है। जैसे हमने पहले 2 एक्सपेरिमेंट में ए को कांस्टेंट कर दिया और पहले 2 एक्सपेरिमेंट में बी को डबल करके देखा और आपने रेट पे उसका असर देखा। फिर आपने बी को कांस्टेंट कर दिया और ए को डबल करके देखा, तो ए को कांस्टेंट, दूसरे को चेंज, दूसरे को कांस्टेंट, पहले को चेंज, और आप इस तरह ये रेट इक्वेशन बना लेंगे। अब आप इसे कंबाइन कर दें, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट के लगा दें, ए और बी की पावर 0 खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रेट जो है ना, ए पे डिपेंड कर रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। तो आपने रेट इक्वेशन भी बना ली, आपने इसका ऑर्डर भी निकाले। तो इन मेथड से रिएक्शन के ऑर्डर निकाले जाते हैं।
नेक्स्ट देखें, हमारे पास डाटा है एक्सपेरिमेंट 2 का। ये एक्स की वैल्यूज़ हैं रिएक्टेंट की, ये वाई रिएक्टेंट की वैल्यूज़ हैं और ये रेट गिवन है। तो आप देखें पहले दो एक्सपेरिमेंट में एक्स को हमने कांस्टेंट कर दिया, नहीं चेंज हो रहा, और जो वाई है ये डबल हो रहा है। जैसे ही वाई डबल हुआ रिएक्शन का रेट जो है 4 टाइम बढ़ा। तो आप कह सकते हैं आपने इसे 2 टाइम किया तो रेट 4 टाइम बढ़ा। आप कह सकते हैं रिएक्शन का जो रेट है ना ये वाई के स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल है। वाई को डबल करेंगे तो रेट 4 टाइम बढ़ेगा। अब आपने इसके ऑपोजिट चलना है, वाई को कांस्टेंट कर दिया पहले और तीसरे एक्सपेरिमेंट में, और आपने क्या किया एक्स को डबल करके देखा। और पहले तीसरे एक्सपेरिमेंट में अब आप रेट को देखें, जैसे आपने एक्स को डबल किया रेट क्या है, सेम है पहले और तीसरे एक्सपेरिमेंट में। तो आप कह सकते हैं रेट डायरेक्ट है एक्स की पावर 0 के, मतलब 0 से मुराद एक्स खत्म हो जाएगा, इंडिपेंडेंट एक्स के, रेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है एक्स को डबल करने से। आप दोनों को कंबाइन कर लीजिए, रेट डायरेक्ट है वाई के स्क्वायर के एक्स की पावर 0। तो आपने इसे रेट इक्वेशन बना ली, रेट इज़ इक्वल टू के, एक्स ख़त्म हो गया वाई के स्क्वायर के, और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था, आपने इसका ऑर्डर भी निकाल दिया। देखें स्टूडेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमारे पास NO की कंसंट्रेशन गिवन है, H2 की कंसंट्रेशन गिवन है और रेट गिवन है। तो हम रेट इक्वेशन बनाते हैं। देखिए पहले दो एक्सपेरिमेंट में H2 कांस्टेंट है और NO डबल हो रहा है। तो रेट देखें, रेट पे क्या असर पड़ा, रेट 4 टाइम इंक्रीज़ हो गया। इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। तो NO को जैसे ही आपने डबल किया रेट 4 टाइम बढ़ा। तो आप रेट इक्वेशन बना सकते हैं, रेट डायरेक्ट है NO की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के, कि डबल करते हैं तो 4 टाइम बढ़ता है। अब आपने वो दो एक्सपेरिमेंट चूज़ करने हैं जिसमें NO कांस्टेंट हो और हाइड्रोजन डबल हो रहा हो। तो आप देखें दूसरे और तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या है, NO कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो जैसे ही आपने हाइड्रोजन को डबल किया रेट पे क्या असर पड़ा, दूसरे तीसरे में डबल हो गया। तो आप कह सकते हैं रेट हाइड्रोजन के लिहाज से क्या है, डायरेक्ट है। आप इसे डबल करते हैं तो ये भी डबल हो जाता है, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, रेट इज इक्वल टू के NO का स्क्वायर एंड हाइड्रोजन 1। तो आप इसका ऑर्डर निकालेंगे, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बनेगा। तो ये है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। इसमें क्या करना होता है, एक को कांस्टेंट करके दूसरे को चेंज करना है, रेट निकाल लेना है, फिर दूसरे को कांस्टेंट करके पहले को चेंज करना है, रेट निकाल लेना है, और फिर उन्हें कंबाइन कर देना है। स्टूडेंट, हम अब डिस्कस करेंगे मेथड टू डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन। तो दो किस्म के मेथड हैं जिससे आप रिएक्शन की स्पीड जानते हैं, केमिकल मेथड है, फिजिकल मेथड है। केमिकल मेथड में आपने हमेशा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक की कंसंट्रेशन लेनी होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम चेंज होता जाएगा, कंसंट्रेशन अगर आप रिएक्टेंट की ले रहे हैं तो वो डिक्रीज़ होगी, अगर आप प्रोडक्ट की ले रहे हैं तो वो इंक्रीज़ होगी। आपके पास डाटा आएगा टाइम और कंसंट्रेशन का, आपने इनके दरमियान ग्राफ बनाना होता है। तो हम ये दोनों एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी बुक में यूज़ हुई हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ HI और ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। पहले देखें डिकम्पोजिशन ऑफ HI। आप अगर टाइम और HI की कंसंट्रेशन के दरमियान डाटा इकट्ठा करें, तो जैसे ही टाइम गुज़रता है 50 सेकेंड, 100 सेकेंड, 150, 200 एंड 250, तो HI की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि रिएक्टेंट है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कम होगी। अगर शुरू में आपने इसे 0.1 लिया था तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कम होगी, शुरू में ज़्यादा तेज़ी से होगी। तो आपके पास एक डाटा आएगा जिसमें आपके पास टाइम है जो हमेशा ही इंक्रीज़ होता है, और अगर रिएक्टेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ हो रही है। ये कंसंट्रेशन आपने याद नहीं करनी। अब आपने ग्राफ बनाना है, एक साइड पे टाइम को लेके, एक साइड पे कंसंट्रेशन को लेके। हमने कंसंट्रेशन कौन सी ली है, रिएक्टेंट की, कंसंट्रेशन ऑफ HI। तो हमें ये पता है कि अब के जो कर्व बनेगी वो डिक्रीजिंग होगी, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है। आपने इस कर्व पे जो बन जाए एक टेंजेंट ड्रा करना होता है। टेंजेंट वो पॉइंट होता है, टेंजेंट वो लाइन होती है जिस कर्व को एक पॉइंट पे टच करके गुजरेगा। जब आप टेंजेंट ड्रा कर लें, उस टेंजेंट के कोई से दोनों साइड पे पॉइंट आपने अपनी मर्जी से ले लेना है, या आपकी मर्जी है कौन सा लेते हैं। एक उस टेंजेंट के सेंटर से इस साइड पे होना चाहिए, इस साइड पे। आपने इन पॉइंट्स को y एक्सिस से भी मिलाना होता है और इन्हीं पॉइंट्स को x एक्सिस से भी मिलाना होता है। आपको एक ट्राइंगल मिलती है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो
अब देखें, जब आपने इन्हें वाई एक्सिस से मिलाया तो आपको कंसंट्रेशन की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ़र्ज़ करें 0.07 है, यहाँ पे 0.02 है। आप इन दोनों के डिफरेंस से डेल्टा सी निकाला करते हैं। 0.07 माइनस 0.02 0.05। और आप एक्स एक्सिस पे देखेंगे आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 सेकेंड है, यहाँ पे 10 सेकेंड है। आप इन दोनों के डिफरेंस से डेल्टा टी निकालेंगे। तो जब आप डेल्टा सी निकाल लें, डेल्टा टी निकाल लें, इन्हें आपस में डिवाइड करके रेट निकाल लेना है। तो ये केमिकल मेथड कहलाता है जिसमें आप कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाते हैं। आप अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बजाय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लें तो इस बार जो ग्राफ बनेगा वो इस अंदाज में नहीं होगा, बल्कि उसमें राइजिंग कर्व बनेगी। अब वो बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर का रिएक्शन है और इसमें जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है आप इसे टाइट्रेशन के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। एक ख़ास टाइम के बाद उस बीकर में जिसमें रिएक्शन हो रहा है उसमें से सैंपल निकालें। सैंपल को आप उसमें टेस्ट ट्यूब में डालें और फ़ौरन ही उसमें आइस कोल्ड वाटर डाल दें, उससे 4 टाइम ज़्यादा, मतलब कि टेस्ट ट्यूब को फुल भर दें आइस कोल्ड वाटर से, इतना ठंडा पानी जैसे आइस। उससे क्या होगा, जब आपने इसमें से सैंपल निकाला तो केमिकल सारे टेस्ट ट्यूब में भी आए और वो हो सकता है कि टेस्ट ट्यूब में भी रिएक्शन आगे प्रोसीड करता जाए। तो आपने टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन को रोकने के लिए इसमें आइस कोल्ड वाटर डाल दिया ताकि वो रिएक्शन रुक जाए। क्यों आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपने जिस टाइम पे से 10 सेकेंड पे सैंपल निकाला है, तो अब टेस्ट ट्यूब में जैसी सैंपल आपने रखा है फ़ौरन आप टाइट्रेशन थोड़ी कर लेंगे, इसमें टाइम लगेगा। टेस्ट ट्यूब से आप टाइट्रेशन करने का प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। ऐसे फ्लास्क रखेंगे, उसमें सैंपल डालेंगे, उसमें फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डालेंगे, ऊपर आप ब्यूरेट यूज़ करेंगे, उसमें आप ब्यूरेट में NaOH लेंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। जब टाइम लगेगा तो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन चलता जाएगा और जब चलता जाएगा तो आपने तो 10 सेकेंड के बाद सैंपल निकाला था, यहाँ पे जितना टाइम लग गया रिएक्शन आगे प्रोसीड हो गया, तो 10 सेकेंड वाला आंसर नहीं आएगा, वो तो 50 सेकेंड या 60 सेकेंड के बाद का आंसर आ जाएगा। तो आपने इसमें आइस कोल्ड वाटर डाल दिया, उसके बाद आप इसमें ब्यूरेट लगा के टाइट्रेशन करेंगे और एसिड का आंसर निकाल लेंगे। इसमें जब आप ये टाइम और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के दरमियान डेटा यूज़ करेंगे, आपने इस बार प्रोडक्ट यूज़ किया है तो टाइम तो गुजरेगा, 0 है, 50 है, 100 है, 150 सेकेंड। और यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले 0 थी, बाद में बढ़ना शुरू हुई, 0.1 होगी, 0.2 होगी, 0.3 होगी एंड सो ऑन। तो आपके पास जो डाटा आएगा उसका आप जब आप ग्राफ बनाएंगे टाइम और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के दरमियान, तो इस बार राइजिंग कर्व आएगी। क्यों? क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब आपने वही काम करना है, इस पर टेंजेंट ड्रा करना है। टेंजेंट ड्रा करने के बाद कोई से 2 पॉइंट लेने हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, इन्हें वाई एक्सिस से भी मिलाना है, इन्हीं पॉइंट को एक्स एक्सिस से भी मिलाना है। वाई एक्सिस पे जो 2 पॉइंट आएंगे उससे डेल्टा सी निकालना है, एक्स एक्सिस पे जो 2 पॉइंट आएंगे उससे डेल्टा टी, दोनों को डिवाइड करके आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेना है। तो ये केमिकल मेथड थे। फिजिकल मेथड में आपने कंसंट्रेशन को लेके ग्राफ नहीं बनाना होता, बल्कि हर एक मेथड में आपने डिफरेंट चीज़ों के दरमियान ग्राफ बनाना है। एक चीज़ तो क्लियर है कि सब में आपने टाइम लाजमी लेना है। स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड में आपने एब्जॉर्बेंस लेनी होती है कि केमिकल लाइट एब्जॉर्ब कितनी कर रहा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड में आपने कंडक्टिविटी मेजर करनी होती है विद टाइम। डाइलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड में आपने वॉल्यूम चेंज मेजर करना होता है। रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना होता है। और ऑप्टिकल रोटेशन में आपने ऑप्टिकल रोटेशन का जो एंगल होता है वो मेजर करना होता है, एंगल ऑफ रोटेशन। तो वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। फॉर एग्जांपल हमारे पास है रिएक्टेंट ए और इससे प्रोडक्ट बी बन रहा है। उस वक़्त जब टाइम 0 है, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, तो इस बीकर में सारा का सारा क्या होगा, ए होगा 100%। फॉर एग्जांपल ए की जो एब्जॉर्बेंस है ये 0 है। ए लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आप इस पर लाइट यहाँ से डालेंगे, तमाम की तमाम लाइट इसमें से मुकम्मल तौर पे गुजर जाती है। तो ए की एब्जॉर्बेंस 0 है, टाइम 0, एब्जॉर्बेंस 0। विद द पैसेज ऑफ टाइम
उस बीकर में बी बनना शुरू हुआ। फ़र्ज़ करें बी बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, कलर्ड कंपाउंड है और ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं कलर्ड कंपाउंड, तो बी लाइट एब्जॉर्ब करेगा। ए बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था, बी एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे जैसे बीकर में बी बनना शुरू होगा तो आप इस पर लाइट डालेंगे तो अब लाइट एब्जॉर्ब होगी। टाइम ज़ीरो था, एब्जॉर्बेंस ज़ीरो थी, जैसी टाइम गुजरा अब एब्जॉर्बेंस आएगी ना। फॉर एग्जांपल 1 आ गई, फिर 1.2 आ गई, फिर 1.5 आ गई एंड सो ऑन। तो आपको एक डाटा मिल गया जो कि टाइम और एब्जॉर्बेंस के दरमियान है। पहले डाटा मिलता था टाइम और कंसंट्रेशन के दरमियान। आप ग्राफ बनाएंगे, एक साइड पे आप रखेंगे टाइम, एक्स एक्सिस पे आपने हमेशा टाइम रखना है, वाई एक्सिस पे इस बार आप रखेंगे एब्जॉर्बेंस और आपकी एक राइजिंग कर्व आएगी। आगे सेम प्रोसीजर है, टेंजेंट ड्रा करें, डेल्टा ए निकाल लें, डेल्टा टी, इन्हें डिवाइड करें और आपका रेट आ जाएगा। ये था स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। ये आप कब यूज़ करेंगे? जब कोई केमिकल लाइट एब्जॉर्ब करता हो, यूवी लाइट या आईआर लाइट। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। ये मेथड आपने उस वक्त लगाना है जब कोई ए केमिकल अच्छा कंडक्टर हो, उसकी कंडक्टिविटी हो। फॉर एग्जांपल ए से आप बी बना रहे हैं और ए की जो कंडक्टेंस है ये ज़ीरो है, ए बिल्कुल भी कंडक्टर नहीं है, कंडक्टेंस इसकी ज़ीरो है। और जैसे जैसे बी बना रहे हैं, बी एक अच्छा कंडक्टर है, इसकी कंडक्टेंस होती है, मतलब ये आइंस बनाता है, कंडक्टेंस उसकी होती है जो आइंस बनाता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ए की कंडक्टेंस नहीं है, बी की कंडक्टेंस है। तो अगर आप ये डाटा लें टाइम और कंडक्टेंस के दरमियान, तो आप देखेंगे टाइम ज़ीरो, कंडक्टेंस ज़ीरो, क्योंकि सारे 100% ए ही था उस बीकर में। जैसी टाइम गुजरा वैसे ही बी बनना शुरू हुआ और बी की कंडक्टेंस है। अब आप इसमें कंडक्टिविटी मीटर डालेंगे ना तो उसका आंसर आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा। वो कंडक्टिविटी मीटर ना इतना सा एक मीटर होता है, जैसे ये बोर्ड मार्कर इतने साइज का, और आम मिल जाता है लो प्राइस पे। आप इसे किसी भी केमिकल में डालें, वो बिल्कुल ऊपर आंसर बता देता है, डिजिटल आजकल आ रहे हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कंडक्टेंस पहले 0.1 आई, फिर 0.2 हो गई, फिर 0.3 हो गई। जैसे जैसे बी बढ़ता चला जा रहा है, कंडक्टेंस बढ़ती चली जा रही है। आपको एक डाटा मिलेगा किसके दरमियान? टाइम और कंडक्टेंस के दरमियान। आपने उसके दरमियान ग्राफ बनाना है, क्योंकि कंडक्टेंस बढ़ रही है, ये राइजिंग कर्व आएगी। आप उसमें टेंजेंट लें, 2 पॉइंट लें, यहाँ पे डेल्टा कंडक्टेंस, यहाँ पे डेल्टा टी, और इसको डिवाइड करें, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तीसरा मेथड है डाइलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। ये आपने वहाँ पे अप्लाई करना है जहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन है 2A+B आफ्टर रिएक्शन C। तो ये जो देखें रिएक्टेंट इनके 3 मोल हैं और जो प्रोडक्ट हैं इसके मोल हैं 1। तो नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम के डायरेक्ट होते हैं। आपके सामने के रिएक्टेंट ज़्यादा जगह घेरेंगे, प्रोडक्ट कम। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा वॉल्यूम में कमी आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट बनेगा ना जिसका वॉल्यूम कम है। तो आपने डाटा बनाना है टाइम और वॉल्यूम के दरमियान। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वॉल्यूम में कमी आएगी। टाइम ज़ीरो है, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम 100 cm3 है। जैसी टाइम गुजरेगा वॉल्यूम में कमी आएगी, फॉर एग्जांपल 80 हो गया, फिर 100 सेकंड के बाद 70 हो गया, 150 सेकंड के बाद 60 हो गया। आपको एक डाटा मिलेगा जो कि टाइम और वॉल्यूम के दरमियान है। आप देखेंगे क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है इस बार, तो ये ऐसे डिक्रीजिंग कर्व आएगी। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होता है किसी और रिएक्शन में तो वो राइजिंग कर्व आ जाती। जो मर्जी कर्व आ जाए, आपने टेंजेंट ड्रा करना है, कोई से 2 पॉइंट बनाने हैं, आपने इन्हें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलाना है। ये डेल्टा वी, ये डेल्टा टी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डेल्टा वी और डेल्टा टी, ये रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो इसमें आपने इस मेथड में उन केमिकल रिएक्शन को आप स्टडी कर सकते हैं जिनके वॉल्यूम में चेंज हो रहा हो, चाहे रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा प्रोडक्ट का कम हो रहा हो, चाहे प्रोडक्ट का ज़्यादा रिएक्टेंट का कम हो, तो फिर आप उन्हें स्टडी कर सकते हैं इस अंदाज में। नंबर 4 मेथड है रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड। जिन केमिकल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आता है आप उन्हें ऐसे स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 0। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 है, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं किया, टाइम 0, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर 0 होगा, क्योंकि उस बीकर में तमाम का तमाम ए ही मौजूद है, रिएक्टेंट ही मौजूद है, अभी प्रोडक्ट बनना शुरू नहीं हुआ। विद द पैसेज ऑफ टाइम 50 सेकेंड, 100 सेकेंड एंड सो ऑन। फर्ज करें बी जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बी बनना शुरू होगा, तो इस बीकर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। फॉर एग्जांपल पहले 0.2 आ गया, फिर 0.3 आ गया, 0.4। जैसे जैसे बी बढ़ेगा वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। तो आपके पास एक डाटा आ जाएगा जो कि टाइम
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दरमियान है। आप इस डेटा को यूज़ करेंगे, कर्व बनाएंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे, डेल्टा आई और डेल्टा टी के दरमियान ग्राफ बना देंगे। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, ये मेथड आप उन केमिकल्स पे लगा सकते हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है आपके पास और ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। इस बात का मतलब क्या है, ग्लूकोज में से जब आप लाइट गुजारें, एक लाइट होती है ना, आम लाइट, ये तमाम डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। अगर आप इस लाइट को जो कि तमाम डायरेक्शन में मूव कर रही होती है एक फ़िल्टर में से गुजार दें, जैसे छाननी होती है ना, उसमें से चीज़ों को छान लिया जाता है, तो आम लाइट को जब एक फ़िल्टर में से गुजारा जाता है तो उस फ़िल्टर में एक ख़ास डायरेक्शन में जो लाइट होती है गुजर जाती है उस फ़िल्टर में से, बाकी तमाम डायरेक्शन की लाइट रुक जाती है क्योंकि फ़िल्टर की अपनी एक ख़ास डायरेक्शन होती है। तो ये जो ऊपर वाली लाइट थी वो इसमें से गुजर गई, बाकी तमाम लाइट की डायरेक्शन इसमें से नहीं गुजरी। इस लाइट को कहा जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और जब आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी सोल्यूशन में से गुजारते हैं, अगर वो लाइट को मोड़ दे तो वो सोल्यूशन या केमिकल कहलाता है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। अगर वो लाइट को सीधा गुजार दे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो फॉर एग्जांपल केमिकल हमारे पास ए, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, लाइट को नहीं मोड़ता, और जो बी है ऑप्टिकल एक्टिव है। तो जैसे ही आप रिएक्शन में ए से बी बनाना शुरू करेंगे तो जब सारा का सारा ए है, ऑप्टिकल रोटेशन का आंसर आएगा 0, टाइम 0। तो ऑप्टिकल रोटेशन वो भी 0 क्योंकि लाइट को नहीं मोड़ता। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे एंगल जो है वो बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि बी बनना शुरू होगा और बी ऑप्टिकल एक्टिव है, लाइट को मोड़ता है। तो आप एंगल और रोटेशन को मेजर करेंगे, टाइम और ये रोटेशन के दरमियान ग्राफ बनाएंगे और आप रेट निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिस्कस करते हैं। कुलियन थ्योरी पहले हम सीखेंगे। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए ये शर्त है कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करें। अगर वो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तो रिएक्शन भी नहीं होगा। कोलियन दो किस्म की होती हैं, इफेक्टिव, नॉन इफेक्टिव। वो कोलियन जिसके नतीजे में प्रोडक्ट बन जाए, केमिकल इस अंदाज में टकराए कि रिएक्शन हो गया, ये इफेक्टिव कोलियंस कहलाती हैं। और प्रोडक्ट नॉट फॉर्म्ड, कोलियन ज़रूर हो, मॉलिक्यूल आके टकराएं लेकिन रिएक्शन ना हो सके, नॉन इफेक्टिव कोलियंस। तो आखिर नॉन इफेक्टिव कोलियंस और इफेक्टिव कोलियंस में फ़र्क क्या है? इफेक्टिव कोलियंस में दो बातों का होना लाजमी है, ओरिएंटेशन एंड एनर्जी। केमिकल एक ख़ास ओरिएंटेशन में आपस में टकराएं, हेड ऑन, बिल्कुल सीधे आगे टकराएं। ये ना हो कि ये केमिकल यहाँ पे है, एक केमिकल आए उसे बिल्कुल थोड़ा सा टच करके गुजर जाए, भी ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं है। केमिकल को हेड ऑन टकराना है बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में, तो वो कोलियन इफेक्टिव होगी। दूसरा, केमिकल के पास एनर्जी हो, ये नहीं कि बहुत सुस्त रफ्तार आ रहे हैं चूंटी की तरह और टकरा जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हें तेज़ी से आगे टकराना है। तो आगे सवाल ये पैदा होता है भाई कितनी एनर्जी हो, आखिर केमिकल के पास कितनी एनर्जी हो कि वो कोलाइड करें और कोलियन इफेक्टिव हो जाए। तो वो कम से कम एनर्जी जो केमिकल के पास होनी चाहिए उसी को बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट फॉर इफेक्टिव कोलियंस। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हम समझते हैं, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, हमारे पास A2B2 के साथ मिलके AB बना रहा है। क्योंकि अब हम जान चुके हैं A2B2 के साथ दूर रह के AB नहीं बना सकता, बल्कि A2 को B2 के साथ कोलाइड करना पड़ेगा। हर रिएक्टेंट को दूसरे रिएक्टेंट के साथ कोलाइड करना पड़ता है रिएक्शन के लिए। तो ये A2 है, ये B2, जब ये आपस में आके कोलाइड करेंगे तो कोलियन के टाइम A और A के दरमियान बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, B और B के दरमियान बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा और A और B के दरमियान नया बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। ये जो दरमियानी हालत है जहाँ पे पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं, इसे कहा जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या इसे कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि दरमियानी हालत है। ट्रांजिशन स्टेट में
आप देख सकते हैं कोई भी बॉन्ड प्योर नहीं है कि मुकम्मल बना हुआ हो। इसका मतलब इसके बॉन्ड कमज़ोर हैं, और जिसके बॉन्ड कमज़ोर होते हैं वो केमिकल क्या होता है? वो केमिकल होता है अनस्टेबल। और जो अनस्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? हाई। मैंने आपको सिखाया था ना बूढ़े और बच्चे की मिसाल से। बूढ़ा स्टेबल, एनर्जी कम। बच्चा या जवान एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, अनस्टेबल होते हैं, एक जगह टिके नहीं बैठते। तो ये अनस्टेबल है। कैसे पता चला? इसके बॉन्ड ही पक्के नहीं है, सारे बॉन्ड ही या तो टूट रहे हैं या बन रहे हैं। तो प्योर बॉन्ड ही नहीं है ना, जैसे यहाँ पे है यहाँ पे है। और इसकी एनर्जी हाई होगी तो ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसके बाद इसे प्रोडक्ट बन जाएगा, पुराने बॉन्ड मुकम्मल तौर पर टूट जाएंगे, नए बॉन्ड बन जाएंगे। लेकिन हमने जो चीज़ सीखनी थी वो सीख ली ट्रांजिशन स्टेट के बारे में। इसका मतलब है जब भी किसी रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इतना आसान नहीं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, बल्कि रिएक्टेंट को एक हाई एनर्जी स्टेट से गुजरना पड़ेगा, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ये जो हाई एनर्जी स्टेट है ना, वाई एक्सिस पे यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो रिएक्टेंट को हमेशा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से गुजर के प्रोडक्ट बनाना होता है। इसी ग्राफ को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये मैंने लिया रिएक्टेंट और ये हाई एनर्जी स्टेट से गुजर के ये मैंने बना दिया प्रोडक्ट। भाई एक ग्राफ में मैंने रिएक्टेंट को नीचे बनाया, प्रोडक्ट को ऊपर बनाया, एक में रिएक्टेंट को ऊपर बनाया, प्रोडक्ट को नीचे बनाया। लेकिन दोनों ग्राफ में एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई इस हाई एनर्जी स्टेट से गुजरना ही गुजरना है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स गुजरना ही गुजरना है। भाई क्यों ना गुजरे? क्योंकि जब कोलाइड करेंगे तो ये बनना ही बनना है, और इसकी एनर्जी मैक्सिमम है, हाई एनर्जी है। देखें, जिसमें मैंने रिएक्टेंट को नीचे बनाया इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी लो है, फॉर एग्जांपल 30 है। प्रोडक्ट को मैंने ऊपर बनाया, फॉर एग्जांपल इसकी एनर्जी 70 है। तो रिएक्टेंट जब तक एनर्जी 70 नहीं करेगा ये नहीं बना पाएगा। अब क्या करेगा? रिएक्टेंट एनर्जी बाहर से मांगेगा ताकि प्रोडक्ट बना सके। तो ये है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्टेंट में आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपने रिएक्टेंट को नीचे बनाना है, प्रोडक्ट को ऊपर बनाना है। और यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट को ऊपर बनाया, प्रोडक्ट को नीचे। रिएक्टेंट की फॉर एग्जांपल एनर्जी है 70, प्रोडक्ट की फॉर एग्जांपल 20। तो अब जब ये इसे ये बना देगा, बाकी एनर्जी से नहीं चाहिए, ये इवॉल्व कर देगा। तो ये है एक्सोथर्मिक। हमने ये 7 चैप्टर में सीखा हुआ है। अब देख लें एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हुआ। ये जो रिएक्टेंट से इस ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक बनने की ये जो एनर्जी है ना, इसे एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी, फॉर एग्जांपल अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और आप प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बनाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट से यहाँ तक जाने के लिए ये है एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब मैं एक चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी देखें ज़्यादा है ना, और रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है। हम लिख लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का केस है। अब आ जाए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। एक्सो में आपको क्या नजर आ रहा है? आप देखें फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी सी है, लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बनाने हो तो देखें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी ज़्यादा है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स। आप एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू से भी एक्सो या एंडो का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे? मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स। अगर आपको किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी दे दी जाए फॉरवर्ड की और रिवर्स की, आप अंदाज़ा लगा लेंगे भाई एक्सो है या एंडो है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास ना फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है 40 और रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है 10। तो आप डेल्टा एच निकालेंगे, डेल्टा एच आ जाएगा 30, प्लस में आ गया ना। आप कहेंगे ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। डेल्टा एच पॉजिटिव हो एंडोथर्मिक होता है ना। तो आप देख लें एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या था? फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी, रिवर्स की कम थी।
यही मैंने कहा ना, फॉरवर्ड की ज़्यादा रखी, रिवर्स की कम रखी। तो जब भी फॉरवर्ड की ज़्यादा हो, रिवर्स की कम हो, डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ करेंगे। अगर मैं आपको कह देता कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की 10 है और रिवर्स की 90 है, तो अब के डेल्टा एच क्या आता, -80 नेगेटिव आ जाता ना। तो जब भी डेल्टा एच नेगेटिव हो, क्या रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक। तो एक्सो में फॉरवर्ड की कम, रिवर्स की ज़्यादा, यही हमने सीखा ना, फॉरवर्ड की कम, रिवर्स की ज़्यादा। तो आपने डेल्टा एच का फार्मूला ही बना लेना। जब भी आपको एक्टिवेशन एनर्जी दी जाए, आप डेल्टा एच की वैल्यू निकाल के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट, अब डिस्कस करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनसे रिएक्शन की स्पीड बढ़ सकती है या कम हो सकती है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये डिपेंड करता है रिएक्शन की स्पीड के और रिएक्टेंट की नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल, जो 1A ग्रुप है अल्कली मेटल्स का, इनके रिएक्शन बहुत तेज़ होते हैं सेकंड ए के मुकाबले में, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मुकाबले में, और सेकंड ए के रिएक्शन तेज़ होते हैं थर्ड ए के मुकाबले में। इसकी वजह क्या, फर्स्ट ए वालों में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसे देना आसान होता है, सेकंड ए वालों में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें लूज़ करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और थर्ड ए में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें लूज़ करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जो न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन है, जितने भी आयोनिक रिएक्शन है या डबल डिकम्पोजिशन के रिएक्शन, ये तमाम रिएक्शन फास्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिडॉक्स रिएक्शन या रीअरेंजमेंट के रिएक्शन। रीअरेंजमेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन हम डिटेल में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन का जो रेट है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्ट होता है, लेकिन बाद ऐसे केमिकल रिएक्शन भी होते हैं जैसे ज़ीरो ऑर्डर, उसमें रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा ज़ीरो ऑर्डर के अलावा रिएक्शन की स्पीड कंसंट्रेशन के डायरेक्ट होती है। कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो स्पीड बढ़ती है। इसकी वजह क्या है, कंसंट्रेशन बढ़ाने से स्पीड क्यों बढ़ती है, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाने से कुलयन बढ़ती हैं और कुलयन बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनमें कम चांस है कोलाइड करने का। अगर आप ये मॉलिक्यूल 3 की बजाय 100 कर दें तो अब ज़्यादा चांस है कि मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे। तो जितना चांस कोलिजन का होता है उतना ही चांस रेट बढ़ने का होता है। थर्ड फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो रेट भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, सोडियम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करता है वाटर की मौजूदगी में और NaAlOH 4 टाइम और हाइड्रोजन गैस बना देता है। अगर आप एल्यूमिनियम एक टुकड़े की शक्ल में लेंगे तो एक टुकड़े में मौजूद जो एटम्स होते हैं, रिएक्शन तो एटम ने करना होता है, उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ये एक पार्टिकल है एल्यूमिनियम का और इसका ये सरफेस एरिया एक्सपोज है, बाकी तमाम सरफेस एरिया छुपा हुआ है, दूसरे एटम ने घेरा हुआ है, तो इसका एक्सपोज एरिया कम है। देखें, अगर आप ये एल्यूमिनियम पाउडर की शक्ल में लेंगे तो अब क्या होगा, एल्यूमिनियम के पार्टिकल का तमाम एरिया एक्सपोज है, कोई केमिकल जहां से मर्जी आके इसके साथ रिएक्शन कर सकता है। तो पाउडर फॉर्म का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एनी अदर फॉर्म। तो यहाँ लिख लेते हैं, जो भी पाउडर फॉर्म होगी किसी भी केमिकल की, हैव ग्रेटर सरफेस एरिया। इसीलिए कहा जाता है कि केमिकल को पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करें तो रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा हुआ करेगी। लाइट ने चूंकि एनर्जी देनी होती है तो लाइट भी रेट के डायरेक्ट है, लेकिन उन रिएक्शंस में जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में लाइट का डायरेक्ट असर है रेट पर। तो फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बनाता है। ये रिएक्शन डार्कनेस में नहीं होता, डिफ्यूज लाइट में स्लो होता है और सनलाइट में, ब्राइट सनलाइट में बहुत तेज़ होता है। हेलोजिनेशन मीथेन इसकी एग्जांपल है, डार्क में नहीं होता, डिफ्यूज सनलाइट में स्लो होता है और ये ब्राइट सनलाइट में बहुत फास्ट होता है, इतना फास्ट कि कंट्रोल भी नहीं होता। और इसके बाद टेम्परेचर का फैक्टर है, रेट डायरेक्ट है टेम्परेचर के, रेट बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने से। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ती हैं, मॉलिक्यूल ज़्यादा इफेक्टिव अंदाज में टकराते हैं, और जब वो इफेक्टिव अंदाज में टकराते हैं तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाती है। हर 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पे या 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन की जो स्पीड है वो डबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, A से B बन रहा है और ये रिएक्शन 1 घंटे में मुकम्मल हो रहा है एट 10 डिग्री।
अगर आप टेम्परेचर 20 डिग्री कर देंगे ना तो ये रिएक्शन आधे घंटे में मुकम्मल हो जाएगा। तो स्पीड डबल हो जाती है हर 10 केल्विन या 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर। अब स्टूडेंट आर्हीनियस इक्वेशन डिस्कस करते हैं जिसका फार्मूला है K = A की पावर -EA/RT। ये आर्हीनियस इक्वेशन कैसे बनी, इसकी डेरिवेशन क्या है, ये हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, बस आपने इक्वेशन याद करनी है। इसमें K है रेट कांस्टेंट जो रिएक्शन की स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। A आर्हीनियस कांस्टेंट है जो कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम के खास टाइम में कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं। यहाँ पे EA एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पे T टेम्परेचर है, R वो जनरल गैस कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन रिलेट करती है रेट कांस्टेंट को टेम्परेचर के साथ और एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। बाकी तमाम यहाँ पे कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट स्पीड को जाहिर कर रहा है, स्पीड रिएक्शन की बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ और रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई। एक्टिवेशन एनर्जी इन्वर्स होती है स्पीड के या रेट के। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देंगे तो रिएक्शन देर में होगा। एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, स्पीड कम। इस इक्वेशन से डेरिवेशन के बाद ये इक्वेशन बनाई जाती है। इसकी डेरिवेशन आपने नहीं करनी, इक्वेशन बस याद कर लीजिएगा। log of K हो जाएगा -EA/2.303 RT प्लस log of A। ये इक्वेशन हमारे काम आएगी ग्राफ बनाने के लिए। ये इक्वेशन बिल्कुल इस इक्वेशन जैसी है, y = mx + c। ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहलाती है। जब भी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनाना हो तो हमेशा इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की तरह ये हमारे पास जो y है log K की तरह है, m जो है ये इस तरह, x जो है वो t की तरह और c जो है इसके जैसा मालूम हो रहा है। तो हमारी इक्वेशन बिल्कुल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसी है। जब भी किसी ग्राफ ने स्ट्रेट लाइन बनानी हो तो 4 पैरामीटर उसमें लाजमी होते हैं। एक्स एक्सिस, आपने एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, ये बहुत अहम चीज़ होती है। वाई एक्सिस, आपने वाई एक्सिस पे क्या लेना है, बहुत अहम चीज़ होती है। उस ग्राफ का स्लोप, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में स्लोप को m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर किसी इक्वेशन में स्लोप पॉजिटिव आए, इट मीन्स कि जब आपने ग्राफ बनाना है तो उसने ऊपर की जानिब जाना है। जैसे कोई सड़क होती है और वो ऊपर की जानिब जा रही होती है तो आप कहते हैं ये इसका स्लोप जो है ये पॉजिटिव है, ख़ास एंगल पे जा रही होती है। अगर किसी भी इक्वेशन में स्लोप नेगेटिव आए, जैसे हमारी इस इक्वेशन में नेगेटिव है यहाँ पे, तो आपने ग्राफ को नीचे की जानिब बनाना होता है स्ट्रेट लाइन को। तो इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है। तो स्लोप से हमें यह फ़ायदा होगा कि भाई हमारी लाइन ने नीचे की जानिब बनना है कि ऊपर की जानिब बनना है। इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पे वो लाइन वाई एक्सिस को टच करे। फॉर एग्जांपल हमारी लाइन ऐसे बनेगी तो इस पॉइंट पे इसने वाई एक्सिस को टच किया, ये इंटरसेप्ट है, सी से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन में ये कुछ पैरामीटर हैं जो आपने देखने हैं। वाई मीन्स वाई एक्सिस, एक्स मीन्स एक्स एक्सिस, एम मीन्स स्लोप, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, और सी मीन्स इंटरसेप्ट, उस लाइन ने वाई एक्सिस को कहाँ पे टच करना है। अब हम देखते हैं हमारी जो इक्वेशन बनी थी आर्हीनियस इक्वेशन, वो इस जैसी है तो ग्राफ में कैसे आएगी। देखें ये y है, y एक्सिस, हमारा y क्या है, log of k, लिहाजा y एक्सिस पे आप लेंगे log of k। ये वाला जो x है ये आपने x एक्सिस पे लेना होता है। ग्राफ हमेशा वेरिएबल के दरमियान बनता है, y एक्सिस और x एक्सिस। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है ना ये 1/t है, बाकी तमाम कांस्टेंट है। ये t ही वेरिएबल है, चेंज हो सकता है टेम्परेचर। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की कांस्टेंट होती है, r कांस्टेंट होता है। तो आपने x एक्सिस पे 1/t लेना है। एक्स एक्सिस पे एक्स लिया जाता है, हमारा एक्स क्या बना 1/t, इसका मतलब 1/t हम यहाँ पे लेंगे। जो यहाँ पे इक्वेशन में m है स्लोप, हमारा क्या बना -EA/this। तो यहाँ लिख लेते हैं इस इक्वेशन के मुताबिक जो हमारा स्लोप बना वो है -EA/2.303 R। तो हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव है, इट मीन्स कि हमारा ग्राफ नीचे की जानिब आएगा। क्योंकि स्लोप नेगेटिव हो तो ग्राफ नीचे की जानिब आता है। ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है तो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन तो बनाना ही बनाना है। ये वाला देखें log of a, असल में इंटरसेप्ट होता है c,
हमारा है log ऑफ a, इट मीन्स कि ये जो पॉइंट है ये log ऑफ a है। अब हमने स्ट्रेट लाइन बना ली और ये ग्राफ नीचे की जानिब आ रहा है। ये ग्राफ नीचे की जानिब आके क्या साबित कर रहा है, ये देखें, इस साइड पे 1/t बढ़ है, ऊपर की जानिब log ऑफ k बढ़ है। log ऑफ k रिएक्शन के रेट को जाहिर करता है, इसका मतलब ऊपर की जानिब रेट बढ़ रहा है और इस जानिब 1/t बढ़ रहा है, इसका मतलब इस जानिब टेम्परेचर कम हो रहा है। 1/t बढ़ेगा इस जानिब तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, इन्वर्स है ना 1/t। तो जैसे ही इस जानिब टेम्परेचर कम हुआ वैसे ही ग्राफ नीचे को आ गया। तो यही बात हो गई ना, टेम्परेचर कम हुआ तो ग्राफ नीचे को आ गया। इट मीन्स कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे रिएक्शन की स्पीड कम होगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे स्पीड कम होगी। अब आप देखें ये ग्राफ की थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन करते हैं। अगर आप इस ग्राफ को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दें जैसे ये बन रहा है, तो हम यहाँ से स्लोप मेजर कर सकते हैं। आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रा की और इस लाइन से इस ग्राफ का ये वाला एंगल थीटा मेजर करना है। ये एंगल 90 से बड़ा होगा क्योंकि यहाँ तक तो 90 है ना, 90 से बड़ा है। तो आपने इसका टेंजेंट लेना है। टेंजेंट किसी भी वैल्यू का अगर वो 90 से बड़ी हो एंगल, वो नेगेटिव आता है। जब आप यहाँ से टेंजेंट ले लेंगे तो आपके पास वो जो आंसर आएगा वो इसका स्लोप होगा। आपने स्लोप यहाँ पे पुट करके एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को निकालना होता है। तो असल में इस ग्राफ का मकसद ये है कि हम किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकें। तो हम फाइनल फार्मूला बनाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का, EA इज़ इक्वल टू माइनस स्लोप 2.303 R, या इसे रीअरेंज कर लें तो -2.303 स्लोप मल्टीप्लाइड बाय R। ये हम एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला बना चुके। स्लोप आपने ग्राफ की मदद से निकालना होता है, वो यहाँ पे पुट करके R की वैल्यू पुट करके आप एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन की कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी रही बात स्लोप के यूनिट की और एक्टिवेशन एनर्जी के यूनिट की, तो जो स्लोप है उसका फार्मूला देखिए, -EA ओवर 2.303 R। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसका यूनिट होता है जॉल पर मोल, R का यूनिट होता है जॉल पर केल्विन पर मोल। तो पर मोल से कैंसिल, जॉल जॉल से पर केल्विन ऊपर जाके केल्विन हो जाएगा। तो स्लोप का यूनिट है केल्विन और एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट जॉल पर मोल। दायरे के 4 हिस्से होते हैं, इन्हें क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अगर हम अपनी इक्वेशन को देखें और हमें इस तरह सर्कल बनाएं यहाँ पे, तो हमारी जो ये लाइन है ये किन दो क्वाड्रेंट में से गुजर रही है, पहले में से तो नहीं गुजर रही ना, दूसरे में से और चौथे में से। तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन है ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में से गुजर रही है। जब भी लाइन नीचे की जानिब आ रही हो ना, स्लोप नेगेटिव हो, वो हमेशा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में से ही गुजरती है।